नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बायोलॉजी का क्लास 2 वीडियो देखेंगे और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बनाए, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा क्या किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन सिंपल समझिए कि जहरीले और विषैले पदार्थ को ये नष्ट कर देता है। ठीक है, कौन? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण करता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ भी समझेंगे। कशेरुकी प्राणियों या जीवों के यकृत कोशिकाओं में SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में, अच्छा कशेरुकों में एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा। को क्वेश्चन एक आता है, कशेरुक स्तंभ में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होता है। ठीक है, कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 यानी 33 यानी 33 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया जाता है। यानी दो चित्र दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, A और B दो प्रकार के चित्र जो कोशिका विभाजनों को दर्शाता है। दो चित्र देखिए यहाँ पर है, ये दो चित्र है ना। ये कोशिका विभाजन का A चित्र है और ये B है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीचे दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है वो दोनों चित्रों में बताना है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि विभाजन B कब और कहाँ होता है। ठीक है, दो प्रश्न ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, दोनों चित्र ये एक बार ध्यान से देख लेंगे फिर से। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया है, पहला का आंसर दिया है क्या कि A समसूत्री विभाजन है। A के बारे में बताया क्या, समसूत्री विभाजन, और B अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का जवाब दिया है कि वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें समसूत्री A है ना, समसूत्री विभाजन है, और B अर्धसूत्री विभाजन है। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो जनन कोशिका वाला सही होगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा था कि वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में, लेकिन नहीं, युग्मकों के निर्माण के लिए है ना, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो A क्या है, समसूत्री विभाजन है, ये सही बात है, और ये B जो है अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को ना। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का कारखाना हो गया राइबोसोम। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है ना। आत्महत्या
की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न एक जैसा है, याद रखना है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम, कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोटीन जो है ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा क्वासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासी योरकर रोग होता है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा समझेंगे कि राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है, जो यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, देखिए सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो 1857 में अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या आपको बताए थे, थोड़ा सा हिंट बताए थे कि आपकी अगर भूल भी जाएं तो आपको ऑप्शन देख के तुरंत टिक कर सकते हैं। कैसे, आत्मघाती यानी आत्महत्या, आत्महत्या का इंग्लिश क्या होता है, सुसाइड। तो सुसाइड 200 आ रहा है लगातार, तो देखिए 200 किस में आ रहा है लगातार, है ना। यहाँ देखिए लाइसोसोम, सुसाइड आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो आत्मघाती थैली किसे कहेगा, आत्मघाती जिसे पूछेगा यानी कि आत्महत्या, सुसाइड। ठीक है, सुसाइड से रिलेट करके याद रखना है क्या, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 56। फिर यहाँ देखिए पूछा है कि आत्मघाती थैली के रूप में, आत्मघाती थैली यानी सुसाइड, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता। ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत है ये कवक, जंतु और शैवालों पर लागू होता है, लेकिन विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण यही प्रश्न याद रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कोशिका के बारे में आया तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब देखिए रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और एक है रॉबर्ट कोच, तो ये तीनों नाम याद रखना है, तीनों अलग अलग प्रश्न आएगा, तीनों एक जैसा है, कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए कन्फ्यूजन वाला चीज़ें हमेशा एक साथ रिवीजन करना चाहिए। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और एक है क्या, टीबी या तो तपेदिक के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। देखिए स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवक, जंतु और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट हुक जैसे आए यानी कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन कोशिका में केंद्र की खोज किया, रॉबर्ट कोच बैक्टीरिया की खोज किया था, टीबी वाला जो बैक्टीरिया उसका खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो कोर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। कोशिका की खोज किया था कोर्क का निरीक्षण करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट एक कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और स्लाइडेन और स्वान ये क्या कोशिका सिद्धांत दिया था ये। नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है इसे। ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का बी हो गया, है ना। 60 का आंसर बी हो गया, कोशिका द्रव्य। ठीक है, थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे भी,
देखिए, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना है। देखिए, इंग्लिश में भी पूछ दिया गया, इसलिए याद रखना है। केंद्रक और कोशिका के झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। एक जेली जैसा द्रव होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ मौजूद होता है? जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। नेक्स्ट है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। किसको? तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका। देखिए, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यानी एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सब जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? देखिए, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो स्नायु कोशिका, इसका करेक्ट आंसर होगा स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा यहाँ भी पढ़ेंगे। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये करता है किसका? मेटाफेज का। ठीक है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज का गठन करता है। ठीक है, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में
केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र अस्तित्व की सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका। यहाँ भी समझेंगे कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। और कोशिका की खोज बताए थे रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। पुटिकाओं यानी कि वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कौन सा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो गोल्जी काय ये उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो पाचक एंजाइमों से भरी होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी सुसाइड, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती सुसाइड यानी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुवे ने किया था। डी डुवे याद रखना है, डी डुवे 1955 में किया था। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है ना। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का कारखाना पूछे तो राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे। याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म किसने गढ़ा था? पुरकिंजे। यहाँ पर देखिए लिखा पुरकिंजे, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे। ठीक है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट है डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। तो कौन? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है?
खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है कौन? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को ही कहा जाता है। लाइसोसोम पाचक एंजाइमों से भरी होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 75। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो वो कौन सा है? तो लाइसोसोम, जो कि किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, यही गलत है। क्योंकि पादप कोशिका जो है, पादप यानी कि पौधे जो है, पौधे सारे जो है, तो उसमें पादप में क्या होता है? जंतु कोशिका की तुलना में रिक्तिकाएं बड़ी होती है। यहाँ पर क्या लिखा? छोटी, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी चीज़ें सही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर समझ लेंगे, पादप कोशिका ये और ये जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या होता है? आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पादप में रसधानी रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। इसमें लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये कौन करता है? लसिका, है ना। तो लसिका जो है ऐसा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, लसिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण, है ना, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला क्या? अर्धसूत्रण के 2 चरणों में होता है, ये सही है। दूसरा क्या? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये गलत है। देखिए अर्धसूत्रण में क्या होती है? दोगुनी नहीं बल्कि आधी हो जाती है ना। अर्धसूत्रण में क्या होता है? आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला गलत, सही नहीं है। फिर आगे लिखा है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों की जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये सही है। जनन कोष ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है, एक अर्धसूत्री 1 और एक अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। नाभिक को कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है और नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो नाभिक ही है, जिसे कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है ना। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो नाभिक ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पशु कोशिका में ये लाइसोसोम, ये केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1955 में। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का? तो होता है केवल समसूत्रण, है ना।
चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण होता है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा समझेंगे कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो होता है न्यूरॉन, है ना। तंत्रिका, तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन। ठीक है, जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना प्रदान करना और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे अस्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कोशिका में अधिक मात्रा में क्या होता है? जल। कोशिका में अधिक मात्रा में जल होता है। ठीक है, यहाँ भी समझेंगे। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती है। कोशिका के भीतर क्या क्या होती है? केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जिकाय, कनाभसूत्र, अंतर द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लबक, ये सभी कोशिका के भीतर पाई जाती है। और जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होता है। यानी कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो जल होता है 80%। प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो वायरस पर लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत, बाकी जीवाणु, कवक और शैवाल इस पर लागू होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। तो लाइसोसोम आपको बताया था, लाइसोसोम सुसाइड, आत्महत्या, है ना। ए का सी हो जाएगा, तो ए का सी इसमें नहीं है, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बच गए ये दोनों। अब माइटोकॉन्ड्रिया वाले मालूम है आपको, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस का कहा जाता है। 3 का 1 कहाँ है? यहाँ है ना। 1 का सी, 3 का 1 इसमें, तो इसमें क्या 3 का बी दे दिया, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी हो गया। ठीक है, अगर 2 नंबर नहीं भी जानते हैं तो भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं छांट के। ठीक है, और डीएनए गुणसूत्र इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 88। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रित करता है कौन? तो केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज, है ना, याद रखना है। मुझसे मध्य रेखा मेटाफेज, है ना। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ऐसे रिलेट करके याद रखना है तो थोड़ा सा आसान होगा। कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज, मध्य रेखा मेटाफेज, है ना, मध्य रेखा पर स्थित होता है, वो मेटाफेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप से रिलेटेड आएगा, पादप कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो ये कोशिका है। ठीक है, ये पूछा कहाँ पाई जाती है। इसमें क्या है? सेल वाल है, यानी कि कोशिका भित्ति है। साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है यानी कि आपको कोशिका द्रव्य है। न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। और वैक्यूले है यानी कि रसधानी है। तो ये चीज़ें जो है, ये क्वालिटी यानी कि कोशिका भित्ति भी हो, कोशिका द्रव्य और केंद्रक और रसधानी, ये कहाँ पाया जाता है मालूम? ये जड़ में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है,
थोड़ा इसको भी समझ लेंगे कि चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कौन सा? तो जल है ना। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है ना। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। देखिए, पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधे के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति किसे बोलते हैं मालूम? जैसे कि पेड़ जो होता है ना, तो पेड़ देखिएगा उसमें मोटा मोटा छाल होता है, वही क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो ये जीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, ये ध्यान रखना है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लबक और माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो लबक और माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी सूत्र कणिका में होती है। नेक्स्ट है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो रसधानियों में संचित किया जाता है। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल है ना। क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है यानी पर्णहरित जो है ये हरित लवक में मौजूद होता है। ठीक है, हरित लवक में क्लोरोफिल यानी कि क्या है? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, यानी पर्णहरित के कारण होता है। ठीक है, हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक भी पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? केवल पादपों में होता है लबक है ना। लबक जो है केवल पादपों में होता है। और लेकिन लबक जो है केवल पादपों में पाए जाते हैं। लबक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना है। लबक तीन प्रकार का होता है, एक हरित लबक, एक अवर्णी लबक और एक वर्णी लबक। हरित लबक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लबक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लबक यानी क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जंतुओं में पाई जाती है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। ठीक है, यहीं पर मेन चीज़ समझना है। देखिए, अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग
उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है, तो वही कौन, कोशिका भित्ति है ना। जो पेड़ के जो छाल होता है ये उसको आने वाले जल के अधिक दाब को सहन करने में सहायता करता है, कोशिका भित्ति है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट कहाँ पा सकते हैं, अपशिष्ट कहाँ पा सकते हैं है ना। जो कि तीर ए के द्वारा दिखाया गया ये वाला एरिया, और 2 के द्वारा ये वाला, और 3 के द्वारा ये वाला जो है ये, और 4 के द्वारा दिखाया गया ये वाला। ठीक है, तो वही पूछा है कि दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट कहाँ पा सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है तीर, ऑप्शन में ऐसे समझिए, तीर ए द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, या 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, या तो 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, या तो 4 द्वारा दिखाया गया क्षेत्र में। ठीक है, तो किस में पाया जाता है क्या, हम अपशिष्ट कहाँ पा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तीर 4 द्वारा दिखाया गया क्षेत्र में अपशिष्ट पा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपशिष्ट पा सकते हैं। आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद जो है तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र यानी कि रसधानी जालिका में पाया जाता है ना। ये रसधानी जालिका में अपशिष्ट पाया जाता है तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।